बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो मुझे दरअसल कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करें, तो इसलिए मैंने ये लिया है टॉपिक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्लास 6 एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड व्हाट इज़ एलसीएम? एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड लीस्ट मीन सबसे छोटा, कॉमन मीन कॉमन एक जैसा, जो ऐसा नंबर जो सब में मौजूद हो, सारे नंबर्स में मौजूद हो। आप ये कॉमन क्या है, इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो मज़ीद उस वक्त आपको समझ आ सकती है, अभी नहीं। मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी एक टेबल में आ रहा हो। जैसे हम 2 का टेबल लिखते हैं तो 2 का टेबल ऐसे लिखते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 up to so on. Then 2, 4 and 6 are called multiples of 2. Similarly, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, up to so on. Therefore, 3, 6 and 9 etc. These numbers are called multiples of 3. ठीक है। मल्टीपल्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी एक टेबल में आ रहे हों। जैसे 2 4 6 ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसी तरह 3 6 और 9 ये 3 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है। मल्टीपल जब हम कोई टेबल लिखते हैं, आप कोई टेबल लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं ना, ऐसे इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबल के जो आखिर में जो नंबर आ रहे होते हैं ना, वो सारे मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट टेबल। ठीक है। अब ये देखें, ये सारे नंबर जो हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। मज़ीद मल्टीपल्स को आगे मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये देखें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, up to so on. These are called multiples of 2 because these numbers are exist in table of 2. अब ये देखें, ये सारे नंबर जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह 3 के टेबल जब आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24 एक्सेट्रा। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 3 क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, या लिहाजा ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल्स की तो आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मल्टीपल्स कहते किसे हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम बच्चों हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर दोनों का एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चे मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर में उनको डिवीजन मेथड का आ गया होता है कि डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करें, तो बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सारा उनका ठीक होता है लेकिन जो मेथड पूछा गया होता है वो नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। बस बच्चे ये काम करते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया होता है कि सॉल्व फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं बाय डिवीजन मेथड। लेकिन डिवीजन मेथड तो नहीं पूछी गई थी, जबकि पूछा गया था तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों मेथड्स को याद करने का क्या क्या तरीका है, क्या ट्रिक है जिसके ज़रिए हमें आसानी से दोनों मेथड याद हो जाए। क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी बोल जाते हैं कि यार ये डिवीजन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों में से कौन सा मेथड है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों कि आप सिर्फ एक मेथड को याद रखें और वो मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को आप याद रखें क्योंकि आगे हर क्लास में डिवीजन मेथड के लिए सॉल्व किया जाता है। डिवीजन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए। जब आप डिवीजन मेथड को माइंड में रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि ये जो दूसरा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये तो डिवीजन मेथड है ही नहीं। समझ आ गई। अब आसान तरीका ये है कि दोनों में से आप सिर्फ एक मेथड याद रखें, डिवीजन मेथड को याद कर लें, दूसरा मेथड आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बन जाएगा। अब डिवीजन मेथड को देखते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है।
डिवीजन मेथड भी हम क्या करते हैं, जब हम प्राइम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहला काम ये काम करते हैं ना, मेथड जो भी हो, ये वाला मेथड हो ये वाला मेथड हो, पहला का काम हम ये करते हैं कि हम जो लाइन लगाते रहते हैं। ठीक है, लाइनें लगाने के बाद डिवीजन मेथड में हम सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं 8, 16 एंड 24। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर हैं, 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 नंबर दिए होते, 4 सारे नंबर यहाँ पे मेंशन करती। 5 नंबर होते हैं, 5 के 5 सारे यहाँ पे आ जाते। यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में सारे नंबर यहाँ पे ले लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम जितने भी नंबर लेते हैं ना वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे तो तभी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम जितने भी नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है तो उसके लिए ये देखें, जैसे 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्योंकि ये प्राइम नंबर इसलिए हैं क्योंकि ये 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। 1 के टेबल डिवाइड करना मुश्किल होता है ना बच्चों को, मैं मल्टीप्लाई से आपको सिखाती हूँ कि ये 2 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 2 1 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ये देखें, 1 का टेबल जब लिखते हैं तो 1 2 ज़ार 2 बन जाता है। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 भी तो होता है। ठीक है, अब 2 1 के टेबल में भी 2 आ रहा है, 2 के टेबल में भी 2 आ रहा है, और किसी टेबल में 2 यहाँ पे नहीं आता ना, लिहाजा 2 प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 जो है 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में 3 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में 3 नहीं आता, लिहाजा 3 भी प्राइम नंबर है। सिमिलरली 5 ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में 5 के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है अप टू सो ऑन। अब ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इज़ 4 अ प्राइम नंबर आर नॉट, क्या 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 4 1 के टेबल में तो आ ही रहा है, 4 1 ज़ार 4, 4 अपने टेबल में भी आ रहा है, 4 1 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 1 और 4 के टेबल में तो 4 आ ही रहा है। लेकिन 4 जो है ये तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 4 1 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। 4 को कंपोजिट प्राइम नंबर बनने के लिए ज़रूरी था, 4 को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी था कि 4 सिर्फ 1 के टेबल में आता और सिर्फ अपने टेबल में 4 के टेबल में आता। बट 4 जो है ये तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है, और जो प्राइम नंबर नहीं होते डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए इससे आपको ये चीज़ भी पता चल गई कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब देखें जी, अब यहाँ पे हमने जितने भी नंबर लेने होते हैं ना वो सारे हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर लेंगे वो सारे प्राइम होने चाहिए। अब ये देखें तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अब 2 हमने यहाँ पे क्यों लिया, 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से 8 ख़त्म हुआ, 4 बन गया। 4 कैसे बना, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, 8 ख़त्म हुआ, 4 बन गया। कैसे 4 बन गया, 2 4 ज़ार 8। अब यहाँ पे 16 ख़त्म हुआ, 8 बन गया। 8 कैसे बन गया, 2 8 ज़ार 16। अब यहाँ पे 24 आ गया। हमें तो 2 का टेबल 10 तक आता है, ज़्यादातर बच्चों को 2 का टेबल 10 तक आता है, जहन में होता है कि 2 10 ज़ार 20। ज़ुबानी ना आपको पता है ना मुझे पता है कि 2 कितने ज़ार 24 होता है, नहीं पता ना, तो परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हम रफ कर लेते हैं, रफ हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। डिवीज़न कैसे करते हैं, 24 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये देखें 2 यहाँ पे 20 से बड़ा नंबर आ गया है, 2 का टेबल जब है तो 20 से जब बड़ा नंबर आए तो हम इससे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे होता 3 और यहाँ पे होता 30 से बड़ा नंबर कोई आ जाता तो हम 3 हिस्से कर लेते। अब ये देखें 20 से बड़ा नंबर यहाँ पे आ गया है तो हमने हिस्से कर लिए, 2 को 4 से अलग कर दिया यूँ लाइन लगा के। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, या 2 आए या 2 से कम आए लेकिन 2 से बड़ा ना आए, तो 2 1 ज़ार 2 होता है। ठीक है, इसी तरह ये 4 है, 2 2 ज़ार 4 बन गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 12 ज़ार 24 होता है। अब ज़ुबानी नहीं पता था ना कि 2 कितने ज़ार 24 होता है, ज़ुबानी नहीं पता था, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया।
कि 2 12 ज़ा 24 होता है, 2 12 ज़ा 24। अच्छा बच्चों, मुझे यहाँ तक समझ आ गई। अब ये देखें, मुझे ज़ुबानी पता था कि 24 2 के टेबल में लाजमी आता है, इसलिए कि किसी भी नंबर के जब आखिर में इवन नंबर आ रहा हो ना, आखिरी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, तो आखिरी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आ रहा होता है। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रहा हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आ रहा होता है। अब इसका लास्ट में 4 आ रहा था, 4 2 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कि 24 भी 2 के टेबल में आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया था। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके लिए ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आगे हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट जो भी फाइंड करना हो उसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पे फिर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ख़त्म हो जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 कैसे बनाए, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 8 ख़त्म हुआ, 4 बन गया, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे 12 ख़त्म हुआ, 6 बन गया। 6 कैसे बना, 2 6 ज़ा 12 हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। फिर आगे ये काम करेंगे, फिर यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद अगर मैं नीचे लिखूँगी तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा होगा आपको, लिहाजा मैं ऊपर से रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास रह गया था 1 2 एंड 3, ये नंबर रह गए थे ना। अब यहाँ पे फिर 2 ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 3। फिर यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 1 1 नहीं आते, 1 1 को उसी तरह उतार दिया। 3 ख़त्म हुआ, 1 रह गया, 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक बात ही समझ आ गई। अब 16 8 16 और 24 इनके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में जब बनाएंगे तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। ठीक है, 4 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4। 4 टाइम्स हमारे पास 2 था और 1 टाइम 3 आ गया। अब हम जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि मल्टीप्लिकेशन सबकी एक बार ही कैसे करें, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप 2 2 के पेयर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें 2 2 ज़ा 4, यहाँ तक 4 बन गया। फिर ये मल्टी वाला साइन नीचे आ गया, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ तक 4 बन गया। मल्टीप्लाई नीचे उसी तरह उतार दिया, मल्टीप्लाई 3 उसी तरह नीचे उतार दिया। अब 4 4 ज़ा 16, यहाँ तक 16 बन गया, मल्टीप्लाई 3 उसी तरह नीचे उतार दिया। अब 16 4 3 ज़ा कितना होता है, ज़ुबानी ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो उसका तरीका ये है कि रफ वर्क आप कर लें, बड़ा नंबर ऊपर रखें, छोटा नंबर नीचे रखें, मल्टीप्लाई करके चेक करें। 3 8 ज़ा 16, 1 ऊपर कैरी, पहला नंबर कैरी चले जाता है, दूसरा नंबर नीचे आ जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 प्लस करें 4, 48। इसका मतलब है 16 3 ज़ा 48 होता है। तो एलसीएम हमारे पास 48 आ जाता है। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गई। अब ये देखें, डिवीजन मेथड की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इन दोनों में से एक मेथड, डिवीजन मेथड समझ आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझना मुश्किल नहीं रहता, इजी हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है उसको देख लेते हैं। अब ये देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। कैसे बनाने होते हैं, अलग अलग जो नंबर दिए होते हैं उन सब के अलग अलग हमने प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं। डिवीजन मेथड में तो सारे नंबर एक साथ ही लिख देते हैं ना, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग से जो दिए हुए नंबर होते हैं उनका अलग अलग से हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब ये देखें, तो यहाँ पे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 6 ज़ा 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से पीछे भी एक नंबर है जिसके टेबल में 30 आ रहा है। ठीक है, तो वो 3 10 ज़ा 30 भी हम कर सकते हैं, लेकिन 3 से पीछे, 3 से छोटा भी एक नंबर है जिसके टेबल में 30 आ रहा है और वो नंबर है 2। ज़ुबानी मुझे कैसे पता है कि 32 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि इसके आखिर में 0 है। जिस नंबर के आखिर में 0 वो 2 के टेबल में आ रहा होता है, ये बात ज़हन में रखें।
तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मेथड रूल्स जो है ना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 2 कैसे समझ आ रही है हमें। अब ये देखें इसके आखिर में 0 है, लिहाजा ये 2 के टेबल में आ रहा है। तो ज़ुबानी ना मुझे पता है कि ना आपको पता है कि 2 कितने ज़्यादा 30 होता है, नहीं पता ना। तो अगेन आप फिर मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका नहीं पता उसके लिए हम डिवीजन करके चेक कर लेते हैं। 30 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अब ये देखें 20 से बड़ा नंबर आ गया है, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब बड़ा नंबर आ जाए तो हिस्से कर लेते हैं। 3 को अलग कर देते हैं 0 से, ठीक है। 3 को 0 से अलग कर दिया। अब 2 के टेबल में हम चेक करेंगे या 3 आए या 3 से कम आए, 3 से बड़ा ना आए। 3 2 6 ज़्यादा हो जाता है, 2 1 2, 2 3 6 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 1 2 कर दिया। माइनस करेंगे 3 में से 2 गए 1। अब ये 1 तो छोटा है 2 से, लिहाजा हम ये जो अगला 0 था वो भी नीचे उतार देंगे। 2 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 15 30। तो यहाँ पे 30 ख़त्म हुआ, 15 बन गया। 2 15 30। यहाँ तक बात की समझ आ गई। ये रफ है, इसको मैं मिटा देती हूँ। उसके बाद आगे देखें तो मज़ीद आगे के जब करेंगे तो ये 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 5 15, 5 1 5। यहाँ तक समझ आ गई। 30 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। उसके बाद आगे है 12, ठीक है। 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 3 4 12 भी होता है, लेकिन 3 से पिछला नंबर 2 है, लिहाजा यहाँ पे हम 2 लेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक आखिर में 1 1 नहीं आ जाता। यहाँ पे 1 1 आ गया ना। अब हमारे पास 30 के भी प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं, 12 के भी प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम उसके बाद नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू, ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। यहाँ तक बात की समझ आ गई। उसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 12 के प्राइम 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब प्राइम फैक्टर्स तो आपने बना लिए, हमने तो इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाने, हमने तो एलसीएम फाइंड करना है। तो अब आगे क्या करेंगे ये देखें। एलसीएम जब फाइंड करते हैं ना तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कॉमन नंबर में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ये देखें, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली ये 3 और यहाँ पे ये जो 3 है ये कॉमन है, ठीक है। ये सर्कल, कॉमन को सर्कल में कर दें। सर्कल ये शो करता है कि ये दोनों नंबर बीच में कॉमन आ रहे हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लिया जाता है तो इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ये जो सर्कल वाले नंबर होते हैं इसको 1 टाइम लिख देते हैं। 2 × 3 × 2 × 5। अब यहाँ पे देखिए तो मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये सर्कल वाले नंबर तो मैंने 1 टाइम लिख दिए, लेकिन गलती ये की है कि यहाँ पे छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है, लिहाजा 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं ना तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और ये मैं इस बात को, इस स्टेप को रिपीट कर देती हूँ कि जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स दोनों के अलग अलग लेते हैं ना तो जो कॉमन नंबर होते हैं ना उनको सर्कल कर दिया जाता है, ठीक है। सर्कल ये शो करता है कि ये 2 कॉमन नंबर हैं, कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद हैं। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये जो सर्कल वाले नंबर होते हैं ना इनको 1 टाइम लिखा जाता है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 को 1 टाइम ही लिखेंगे, 1 टाइम ही लेंगे। 2 × 2 × 3 × 5। इज़ इट क्लियर? अब इन सबको इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन तो हमारे लिए मुश्किल है 4th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसके लिए आप 2 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इन 2 को मल्टीप्लाई करें, इन 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 4 बन जाता है, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई लग जाता है। 3 5 15 बन जाता है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू।
यहाँ तक बात की समझ आई। अब 15 4 ज़र कितना होता है ज़ुबानी ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो आप रफ वर्क में 15 को ऊपर रखें, 4 को नीचे रखें, बड़े छोटे नंबर को नीचे रखें, मल्टीप्लाई करें। 4 5 ज़र 20, फर्स्ट डिजिट कैरी चला जाता है, सेकंड डिजिट नीचे आ जाता है। 4 5 ज़र 20, 4 1 ज़र 4, 4 5 6 60 आ गया। अब ये 60 हमारा आंसर आ गया। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पूरी वीडियो की समझ आई तो तब भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।